तो जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था कौन सा, टिहरी राज्य आंदोलन, ठीक है, इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो हमने कल लास्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो श्रीदेव सुमन जी हैं, श्रीदेव सुमन, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 25 जुलाई 1944 को। कितने दिन की भूख हड़ताल की थी इन्होंने, 84 दिन की। जेल कितने दिन रहे थे, 209 दिन जेल रहते हैं। तो इन्होंने जो अनशन किया था, इनके अनशन को ऐतिहासिक अनशन कहा गया। क्या कहा गया, ऐतिहासिक अनशन कहा गया। और इनके अनशन को जो ऐतिहासिक अनशन की जो संज्ञा जिन्होंने दी, उनका नाम रहता है शेखर पाठक। तो इस तरीके से 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो जाती। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जन आंदोलन थोड़ा सा तीव्र हो जाता है। अब इस टाइम पे बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटी, ठीक है। राजशाही के खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन थोड़ा सा उग्र तो हो चुका था। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक व्यक्ति का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल आएगा, जिनका नाम था पितृशरण रतूड़ी। क्या नाम रहता है, पितृशरण रतूड़ी। अब पितृशरण रतूड़ी, आपने अगर आज़ाद हिंद फौज का नाम सुना होगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, तो सुभाष चंद्र बोस की सेना में 2400 सैनिक यहाँ के थे, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो आज़ाद हिंद फौज की जो सेना है वो किसके विरोध में लड़ रही थी, अंग्रेजों के विरोध में लड़ रही थी। तो उन्होंने अटैक किया था अंडमान निकोबार साइड, मणिपुर के साइड। तो उसमें गढ़वाली सैनिक भी थे। गढ़वाली सैनिक तो पेशावर कांड के बाद से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो उनकी जो गढ़वाली जो बटालियन थी, उस बटालियन के जो कमांडेंट थे वो थे आपके पितृशरण रतूड़ी। तो हमें पता है कि 1945 में कहते हैं कि अज्ञात कारणों के चलते सुभाष चंद्र बोस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और एक युद्ध होता है इम्फाल युद्ध, उसमें कुछ सैनिक पकड़ भी लिए जाते हैं, ठीक है, जो गढ़वाली सैनिक जो इतने टाइम से क्या थे, बाहर थे। अब साथ ही साथ क्या हो रहा था कि भैया श्रीदेव सुमन, अब भाई एक साल बाद यानी कि 1945 को इनकी बरसी होनी थी, यानी कि पुण्यतिथि मनाई जानी थी। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था। राजशाही में विरोध इतना उन्होंने क्या कुचक्र फैला रखा था अधिकारियों ने कि वो कुछ हो ही नहीं यहाँ पे पा रहा था। तो ऐसे में पितृशरण रतूड़ी, क्योंकि मेन रीजन क्या है कि वो लोग भी अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहे थे। और यहाँ पर राजशाही का जो विरोध होता था, कारण क्या था राजशाही का विरोध करने का, अंग्रेजों को दबाव राजा के ऊपर रहता था। यानी कुल मिला के अगर वो राजशाही का विरोध कर रहे तो एक तरीके से अंग्रेजों का ही विरोध कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, तो उन्हें यहाँ भी लगा कि यहाँ भी अत्याचार हो रहा है तो हमें यहाँ भी लड़ना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई चलिए क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं 1845 में बोलते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का हम जन्म दिवस मनाते हैं, उसको मनाते हैं यहाँ पे, लेकिन मना नहीं पाए। अब 1845 का जो दौर था उसमें गढ़वाली सैनिक जो पकड़े गए थे, उनमें से एक सैनिक को जो फांसी हुई थी, उनका नाम था वीर केसरी सिंह। क्या नाम रहता है, वीर केसरी सिंह नाम रहता है। कहाँ के थे आपके, जौनसार के थे ये। 24 साल का लड़का जो 3 मई 1945 को फांसी पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इन पर बहुत अत्याचार किए सुभाष चंद्र बोस की जानकारी को उगलवाने के लिए। बाकी सैनिक जेल में डाल दिए गए थे। फिर अंग्रेजों पे जब थोड़ा सा दबाव पड़ा था, उन्होंने सैनिकों को छोड़ दिया था, तो सारे सैनिक अपने घरों की तरफ भागे। तो जब यहाँ पे आए तो पितृशरण रतूड़ी ने सबको बोला भैया यहाँ पे भी यही दिक्कत है। वो पहले ही अंग्रेजों से चिड़े हुए थे, उनको यहाँ क्या मिल गया, मौका मिल गया अपनी विद्रोह की भावना को, यानी अपने आक्रोश को निकालने का, अपने गुस्से को निकालने का। वो 1945 में श्रीदेव सुमन का दिवस नहीं मनाया गया, यानी कि पुण्यतिथि नहीं मनाई गई, लेकिन उसके अगले साल यानी कि 25 जुलाई 1946 को पितृशरण रतूड़ी के आह्वान पर क्या हो गए, पूरी आज़ाद हिंद फौज के जो गढ़वाली सेना के जो लोग थे, सारे के सारे टिहरी रियासत के अंदर एंट्री कर जाते हैं, सारे सैनिक। अब उन्होंने जय हिंद भारत माता की जय ये नारे लगाते हुए टिहरी रियासत के अंदर घुस जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई टिहरी रियासत के जो अधिकारी है सैनिकों से तो नहीं लड़ सकते थे, तो इस वजह से वो आराम से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि पहली बार श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है, यानी कि श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब ये याद रखना, मरे कब थे,
44 में मरे थे। लेकिन श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि कब मनाई? इसमें मेन रोल किसका रहा? पितृसरण रतूड़ी का रहा, क्योंकि ये भी तो आ चुके थे वापस जब वो कोलैप्स हो गई थी सेना, ये वापस आ गई थी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की वजह से। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के लोग यहाँ लगातार काम करते रहे, क्योंकि जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है उसको अभी तक टिहरी के अंदर मान्यता नहीं मिली है। तो पहली बार 25 जुलाई 1946 को क्या मनाया गया? श्रीदेव सुमन दिवस। तो जाहिर सी बात है इन सैनिकों से डर तो गए होंगे लोग, इसलिए अभी तक जो मांग हो रही थी कि टिहरी राज्य प्रजामंडल को टिहरी के अंदर क्या देनी चाहिए? मान्यता देनी चाहिए। तो अब जाके टिहरी राज्य प्रजामंडल को मान्यता दी जाती है। 21 अगस्त 1946 को टिहरी राज्य प्रजामंडल को टिहरी के अंदर मान्यता दी गई। और इसमें जो विशेष योगदान रहा, देखो देसी रियासत ये थी, भारतीय आज़ादी के तर्ज पे चल रहा था कि भैया अब आज़ाद होने वाला है। तो जो देसी रियासत के जो सचिव रहे, ठीक है, जय नारायण, याद रखिएगा उनका नाम, उनके वजह से यहाँ पर क्या हो सका, यहाँ पर टिहरी राज्य प्रजामंडल को मान्यता मिल गई टिहरी के अंदर। अब देखो गठन कब हो रहा है? 1939 में, लेकिन कहाँ हुआ था? देहरादून में। टिहरी के अंदर मान्यता कब मिली? तो उसके बाद टिहरी राज्य प्रजामंडल और टिहरी के अधिकारी रियासत के बीच के लोगों के बीच एक समझौता हुआ। समझौता क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है कि इस संगठन को मान्यता मिल रही है, तो कौन कौन लोग हैं, संगठन वालों के नाम लिखे जाएंगे। तो जो लोग प्रजामंडल के थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो आंदोलन है वो राजा के खिलाफ नहीं है, उत्तरदायी शासन की हम मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। रीजन था ना, आज़ादी फौज से डरे हुए थे लोग। ये सारी चीज़ें हो गई। तो जब ये चीज़ें हो गई तो कुछ टाइम के बाद ही क्या होने लगा कि एक आंदोलन यहाँ पे चलने लगा, जिसको देखो आंदोलन बहुत जगह नवीन बंदोबस्त हुआ था एक, उस चक्कर में एक आंदोलन यहाँ पे चलने लगा जिसको डांग चौरा आंदोलन कहते हैं। कीर्तिनगर के आसपास एरिया है, डांग चौरा आंदोलन 1946। अब देखो ये आंदोलन क्या था? ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था। अब किसानों का आंदोलन क्या था? वो था सिंडिकेट से रिलेटेड। सिंडिकेट आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने वो पिक्चर देखी होगी पुष्पा, उसमें रहता है एक सिंडिकेट। भाई कोई भी कहीं से भी काट के लाए, सिंडिकेट वाले जितना पैसा मांगेंगे उतना देना पड़ेगा। यानी कि उगाने वाले से कोई मतलब नहीं है, खरीदने वाले से मतलब। अब हुआ क्या कि जो टिहरी रियासत के अधिकारी है, वो जो आलू बेचने का जो अधिकार है वो सिंडिकेट को देना चाहते थे। अब आलू बेचने का अधिकार सिंडिकेट के पास है, तो सिंडिकेट की मर्जी वो कितने का खरीदे। उन्होंने बोल दे भाई हम इतने का नहीं खरीदेंगे। किसान क्या करेगा? तो किसानों के भाई उगा किसान रहा है तो बेचने का अधिकार किसान को होना चाहिए। सिंडिकेट वाले ने तो नहीं उगाया है, लेकिन अधिकार उसको मिल रहे हैं। इस वजह से किसान आंदोलन हुआ, और इस किसान आंदोलन के बहाने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो जो बात हुई थी प्रजामंडल के लोगों को यहीं पर गिरफ्तार किया गया। मतलब रियासत के लोगों ने जो मांग मानी थी कि हम इनको अधिकार देते हैं, अब हम विरोध नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी मांगों से मुकर गए और प्रजामंडल के लोगों को गिरफ्तार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब जब गिरफ्तार करना शुरू कर दिया तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे। नागेंद्र सकलानी जी का नाम आता है, इनको गिरफ्तार कर दिया। आपके परिपूर्णानंद पैनुली जी हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। दौलत राम जी रहते हैं, इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लोग थे, इनको गिरफ्तार कर दिया। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? जेल के अंदर ही भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। तो भूख हड़ताल शुरू की जब इन्होंने, तो जो आपके कौन रहते हैं? जय नारायण रहते हैं, जिनके वजह से प्रजामंडल को मान्यता मिल पाई। वो जाते हैं इनके पास, उनके कहने पर ये लोग अपनी भूख हड़ताल बंद करते हैं। तो जेल में डालने के कारण क्या होता है? देखो अब यहाँ पर इस ड्यूरेशन में नरेंद्र शाह जो टिहरी के राजा रहते हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब तबीयत खराब हो जाती है तो अपना पद छोड़ देते हैं, और 5 अक्टूबर 1946 को टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह, ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो लोगों को उम्मीद थी कि मानवेंद्र साहब गद्दी पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन जैसे ये राजा बने, उल्टा इन्होंने क्या हो गया? उनकी सजाएं बढ़ गई, सजाएं बढ़ गई, कार्रवाई हुई उन पर, उनको जेल में डाल दिया। नागेंद्र सकलानी, दौलत राम, परिपूर्णानंद पैनुली, औरों को भी डाला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाम थे। तो परिपूर्णानंद पैनुली जी क्या हो गए? कुछ दिन बाद जेल से फरार हो गए, दिन दहाड़े टिहरी की जेल से।
दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं, जोगी का वेश धारण कर लेते हैं, क्योंकि वैसे नहीं भागना थोड़ा मुश्किल था। भागते भागते जौनसार देहरादून से होते हुए दिल्ली घूम घाम के वहाँ कुछ नेताओं से मिलते हैं। तो उनमें एक मुख्य नाम रहता है गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत उनको एक सजेशन देते हैं कि आप टिहरी के अंदर जाके विरोध कर रहे हो, वो सबसे पहले आपको टारगेट बना रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर दे रहे हैं, या आपको आंदोलन करना ही है। तो आपने देखा होगा लड़ाई करने वाले जाते लोग दूर से चिल्लाते हैं, पास आके चुप हो जाते हैं। नहीं, पास से तो मार देगा, दूर से चिल्लाओ ना कि है बस की तो आ मार। तो उनको यही कहा कि आप टिहरी के अंदर, आप बाहर से क्या करो, आंदोलन चलाओ, आपका नाम ही काफी है। इस बात को परिपूर्णानंद पैनुली जी मान लेते हैं और वो ऋषिकेश से ही अपना आंदोलन चला रहे होते, क्योंकि वो टिहरी रियासत के क्षेत्र में नहीं आता था। इस तरीके से उन्होंने काम, इस चक्कर में परिपूर्णानंद के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया था यहाँ के अधिकारियों ने, बता तेरा भाई कहाँ है। ऐसा दमन चक्र चल रहा था। तो जब दमन चक्र चल रहा था तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रजा मंडल का एक बैठक हुई, कहाँ, कोटद्वार में, 5-6 जनवरी 1947 को। प्रेमदत्त डोभाल मंत्री रहते हैं, वो यहाँ पर क्या करवाते हैं, एक बैठक करवाते हैं। किसकी? प्रजा मंडल की एक बैठक करवाते हैं। कहाँ होती है बैठक? कोटद्वार में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके पितृशरण रतोड़ी जी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्यवाही होती है। कार्यवाही होती है तो उसके उस टाइम पे जो ये इंपॉर्टेंट लोग जेल में डाले हुए थे, जो थे, उन पर क्या होता है, मानवेंद्र शाह के टाइम पर उन पर कार्यवाही चलती है। तो उनकी सजाएं, नागेंद्र सकलानी जी को तो 3 साल की सजा हो गई थी, 700 रुपये जुर्माना, ऐसी सजाएं उनकी बढ़ा दी। मतलब उन्होंने क्या सोचा, मानवेंद्र शाह की वजह से हमें क्या, नया राजा है, छूट मिलेगी, लेकिन सजाएं बढ़ गई। इस वजह से फिर से लोगों ने क्या कर दिया, जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। और उस भूख हड़ताल के कारण ही नेताओं को छोड़ना पड़ा। तो इसका क्या हो गया, उनको छोड़ना पड़ गया। तो इस अधिवेशन के बाद उन्होंने सोचा था कि अब हम प्रजा मंडल का वार्षिक अधिवेशन करेंगे, जैसे कांग्रेस का हुआ करता था वार्षिक अधिवेशन, उसमें हम अपने पूरे मंत्री, सचिव, अध्यक्ष सब बनाएंगे। ये सारी बातें हुई। तो इस प्रजा मंडल का वार्षिक अधिवेशन होना था कब? 26-27 मई 1947 को। वार्षिक अधिवेशन कब होना था? 26-27 मई 1947 को इनका वार्षिक अधिवेशन होना था। तो टिहरी रियासत वाले नहीं चाहते थे कि इनका वार्षिक अधिवेशन हो। अब अगर किसी संगठन को काम करने से रोकना है सरकार को, तो वो क्या कर देगी, धारा 144 लगा देगी। तो यहाँ पर भी टिहरी रियासत के लोगों ने क्या कर दिया, धारा 144 लगा दी, जिसको क्या कहा गया, शांति रक्षा अधिनियम। शांति रक्षा अधिनियम कहा गया। 28 अप्रैल 1947 को ये शांति रक्षा अधिनियम टिहरी रियासत में क्या हो गया, लागू हो गया। ये वैसे ये धारा 144 क्यों लगाया होगा, ताकि प्रजा मंडल का वार्षिक अधिवेशन ना हो पाए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मिलकर इस वार्षिक अधिवेशन को संपन्न करा लिया। परिपूर्णानंद पैनुली जी ऋषिकेश में थे, वहीं से कार्यवाही चला रहे थे अपनी सारी की सारी। उनको प्रजा मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। जो दौलत राम जी थे उनको मंत्री बना दिया गया। तो इस तरीके से प्रजा मंडल का क्या हो गया, गठन यहाँ पे कर दिया गया। नागेंद्र सकलानी जी तो जैसे ही बाहर आते थे उनको फिर से जेल में डाल देते थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन इसी टाइम पे क्या हो जाता है, 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हो जाता है। अब देखो भारत की आज़ादी जो 15 अगस्त को हुई, अब यहाँ की परिस्थिति देखो, टिहरी रियासत का जो क्षेत्र है, अब देखो विरोध होने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, किनारे वाले एरिया में। क्योंकि सेंटर में तो पूरी शक्ति होगी अपने पास, किनारे वाले एरिया में। अब किनारे वाला एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा विरोध पहले से हो रहे थे, एक सकलाना रेंज थी। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही भारत में आज़ाद होता है तो दिक्कत कहाँ आती है, देखो एक कीर्तिनगर वाला एरिया है। कीर्तिनगर नदी के पास कौन सा, पौड़ी वाला एरिया। पौड़ी क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल का क्षेत्र है। वो क्षेत्र आज़ाद हो गया है 15 अगस्त 1947 के दिन। अब कीर्तिनगर पुल आपने देखा होगा, पुल के उधर वाले आज़ाद हो गए हैं, पुल के इधर वाले क्या हैं, गुलाम हैं। और हम लोग चिढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो वहाँ से डांस करते होंगे, कीर्तिनगर वाले जल फूल जाते होंगे कि अरे यार। तो तब ज़्यादा होता है कि भाई हमें भी क्या चाहिए, इसलिए वो ये बडियारगढ़ वाली बेल्ट है, यहाँ ज़्यादा बड़ा आंदोलन हुआ। रीज़न यही होता है। अब मान लीजिए आप किसी टिहरी के कोई सेंटर वाले क्षेत्र की बात करें, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बाउंड्री वाले को तो दिखाई दे रहा है, भाई 10 कदम दूर वाला आज़ाद हो गया। तो सबसे पहले विरोध सकलाना में हो गया।
सकलाना में क्या हुआ कि जो 15 दिसंबर का दिन है, अब एक्चुअल में क्या हो कि 15 अगस्त को जैसे आजाद हो तो सबने सोचा अब आजाद हो गए। परिपूर्णानंद पैनुली जी उतने टाइम से क्या थे, ऋषिकेश में थे, वो भी खुशी खुशी आ रहे थे टिहरी। उन्होंने बोला कि टिहरी थोड़ा ना आजाद हुआ है, चल आजा जेल में, जेल में डाल दिया। दौलत राम जी खुश थे उस दिन, चलो आपको भी जेल में डालते, सबको जेल में भर दिया, बड़े बड़े नेता जेल में। ठीक है, 15 दिसंबर के दिन, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, सकलाना विद्रोह कहा जाता है, या सकलाना आंदोलन कहो या सकलाना विद्रोह करो। सकलाना के माफीदारों ने क्या किया, उन्होंने बोला भैया जनता ज्यादा आक्रोशित हो गई है, उन्होंने अपने सारे अधिकार आजाद पंचायती प्रजामंडल को सौंप दिए कि अब तुम ही करो। प्रजामंडल, जैसे भारत जब आजाद हुआ तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो चुनाव हुआ था, कुछ लोगों को अधिकार मिले थे शासन संभालने का, यहाँ के लोगों ने, सकलाना वाले लोगों ने अपने सारे अधिकार प्रजामंडल को सौंप दिए। अब हम टिहरी रियासत के अधीन नहीं है, हम भी आज़ाद हैं। तो सकलाना दूर था, इसलिए वहाँ पे रियासत के अधिकारी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सकलाना तो विरोध करके क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ठीक है, और सकलाना का जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो पड़ा बडियारगढ़ वाली पट्टी, यानी कि कीर्तिनगर वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ वालों को पौड़ी वाले आज़ाद दिख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि 10 जनवरी 1948, ये 47 चल रहा है दिसंबर का, 48, हम क्या करेंगे, कीर्तिनगर का घेराव करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यायालय वगैरह है इसको घेराव करेंगे। जनता पहुंच जाती है, घेराव करती है, ये बात टिहरी रियासत में पता चलती है, तो वहाँ से सेना आती है, एसडीएम साहब जी आते हैं कि इन घेराव को रोकेंगे। लेकिन जनता तो इस टाइम पे आक्रोशित हो रखी थी, उन्होंने पूरा घेराव कर रखा था कि आग वाग लगाते हैं आज न्यायालय में। एसडीएम साहब जी आए, आंसू गैस वगैरह छोड़ी, जनता को कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उस वजह से जनता क्या हो गई, और ज़्यादा आक्रोशित हो गई। अब एसडीएम साहब अब भाग रहे हैं, पीछे से जनता भाग रही, तो मरता क्या ना करता, एसडीएम साहब जी ने घूम के गोली चला दी। अब जब गोली चलाई तो उसमें लोग मर गए, 2 लोग, एक का नाम था नागेंद्र सकलानी और एक का नाम था मोलू भरदारी, मेला लगता है उनके नाम का यहाँ पे। तो देखो 15 दिसंबर को सकलाना विरोध हुआ था, कब, 1947 में, 1947 में। इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, बडियारगढ़ पे पड़ा। तो बडियारगढ़ में आपका 1948, यानी कि कीर्तिनगर आंदोलन कहते हैं इसे, कीर्तिनगर आंदोलन या कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ, 1948 में हुआ। 11 जनवरी को ये घटना घट गई। कौन मर गए कीर्तिनगर विरोध में, नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी, नाम आता है उनका, नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी। तो कीर्तिनगर विरोध में इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई अब आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। तो नागेंद्र सकलानी के जो छोटे भाई रहते हैं वीरेंद्र सकलानी, वो इनकी लाशों को यहाँ से उठाते, जनता तो पहले से रहती है, इनकी लाश को लेके सीधा रोड बाय रोड सीधा पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। तो जहाँ जहाँ से जा रहे थे वहाँ से जनता इकट्ठी हो जाती है। प्लानिंग थी इनको कहाँ लेके जाना, टिहरी लेके जाना। तो वो उनकी लाशों को लेकर सीधा देवप्रयाग से होते हुए कहाँ पहुँचे, टिहरी पहुँचते हैं। तो रास्ते में जितनी जनता थी उनके साथ जुड़ती रही, आज़ादी हिंद फौज के सैनिक थे, बहुत लोग थे, जनता जुड़ती रही। और वो हम एक मेला होता है संक्रांति, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाते हैं उसको, तो वैसे ही टिहरी में मेला लगता था, तो भीड़ वैसे भी थी, तो और भीड़ जुड़ गई। और जो वहाँ पे प्रताप इंटर कॉलेज था टिहरी का, वहाँ फील्ड में जाके इन दोनों की लाशें रख दी गई। अब इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा जन सैलाब देख के राजा की हालत ख़राब हो गई। राजा ने तुरंत प्रजामंडल को कहा कि अब बस तुम ही हो। यानी कि अब देखो, उत्तराखंड 2000 में बनता है, उत्तराखंड में पहली बार चुनाव कब हुआ, 2002 में, क्योंकि चुनाव होने के लिए समय चाहिए। लेकिन 2002 तक जो काम चलाए गए उसके लिए कार्यवाहक सरकार काम करती है, जिसको अंतरिम सरकार कहते हैं। वैसे ही भारत की बात भी होती है, 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन चुनाव पहली बार 1951-52 में हुए। तब तक काम किसने किया, अंतरिम सरकार ने। यहाँ पर भी चुनाव होने थे जब आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक काम कैसे चलेगा, अंतरिम सरकार के द्वारा। यानी कि अब देखो हम टिहरी रियासत की बात कर रहे हैं, अपने आप में तो एक देसी हुआ ना वो। तो यहाँ पर 16 फरवरी के दिन, 16 फरवरी 1948 को टिहरी रियासत में किसका गठन हो गया, अंतरिम सरकार का। 16 फरवरी 1948 के दिन टिहरी में क्या हो जाता है, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है।
यानी कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये काम चलाएगी, यानी कि प्रजामंडल के ही ज़्यादा लोग थे तो वही काम चलाएंगे। अब यहाँ पे एक दो चीज़ हुई कि भैया अब चुनाव होने हैं, सीटों का बंटवारा होगा, चुनाव होंगे, जो मेजोरिटी में आएगा उस हिसाब से काम चलेगा, क्योंकि अभी टिहरी का विलय तो नहीं हुआ था भारत में। अब होता क्या है कि राजा सोचता है कि मैं क्या करूं, मानवेंद्र शाह जी, अपनी पार्टी भी उतार देता हूं। अगर मेरी पार्टी जीत जाती है तो जाहिर सी बात है कि मैं विलय पत्र पे साइन नहीं करूंगा, क्योंकि अंग्रेज बोल के क्या गए थे कि रियासतों की मर्जी है वो भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। वो तो कैसे ना कैसे करके वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को करवा लिया शामिल ना, और रियासतों के पास अधिकार था, तो ये रहा उनके पास अधिकार। तो राजा ने एक पार्टी बना दी, प्रजा हितैषणी सभा, कि भैया हम अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, एक प्रजामंडल तो था ही। तो फिर हुआ क्या कि 12 जुलाई 1948 को टिहरी में होते हैं चुनाव। 12 जुलाई 1948 को टिहरी में क्या हो गए, चुनाव हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें प्रजामंडल को मिल जाती है 24, और प्रजा हितैषणी सभा को 4 ही मिली। राजा का मनोबल टूट गया कि पार्टी बनी नहीं, ठीक है, 2 निर्दलीय भी रहते हैं, यानी कि टिहरी में सरकार बना दी किसने, प्रजामंडल ने। तो अब देखो, किसी देश की सरकार है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पद की जो शपथ खाता है उसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रहे होंगे, तो जो यहाँ के प्रधानमंत्री बोलो या मुख्यमंत्री बोलो, तो दौलत राम ने शपथ खाई थी। अब राजा को लग गया कि अब कोई फायदा है नहीं, तो अब क्या करें। तो राजा ने अब विलय पत्र पर साइन करने के लिए कार्यवाही क्या कर दी, शुरू कर दी, और राजा भारतीय संघ में विलय पत्र पे क्या करते थे, साइन किया। अब टिहरी का हम भारत में विलय कर देते हैं। तो ये काम पूरा होते होते टाइम कितना हो गया, 1 अगस्त 1949 को, यानी कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हो गया। और टिहरी रियासत, देखो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश नहीं था, संयुक्त प्रांत कहते थे, संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनता है, ठीक है। टिहरी रियासत का विलय कब हुआ था, इसलिए आता ना टिहरी जिले का निर्माण। तो जिले का निर्माण क्या आता है, 1 अगस्त 1949, उस दिन वो किस में ऐड हो गया, क्योंकि उससे पहले तो अपनी अलग रियासत है, अब जिला बना। तो उत्तर प्रदेश का कौन से क्रम का जिला बनता है, ये 50वें नंबर का। तो इस तरीके से टिहरी क्या होता है, 1 अगस्त 1949 को आजाद हो जाता है। अंतिम राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह।